की रैंक आई है 169। जी। आरएस का ये आपका पहला अटेम्प्ट है? जी सर, मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर ली। यही था कि शुरू से पढ़ना है और अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो मैंने अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखा और धीरे-धीरे करते-करते हो ही गया। पहला अटेम्प्ट था तो थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ी, पर आखिर हो गया, अच्छा हुआ। ग्रेजुएशन कब हुई? ग्रेजुएशन मेरी 2021 में हुई है सर। अच्छा, पीजी करी बाद में? नहीं सर, मैं बस आरएस के लिए ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। कहाँ से हुई ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने एमएनआईटी से बीटेक की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 12th कहाँ से हुई? 12th मेरी राशि सर में स्कूल है, विलेश्वर स्कूल, वहीं से, गाँव के हुँ, पास में ही राशि सर हुँ। गाँव है, वहाँ से। आपका गाँव है जांगलू, जी सर। अप डाउन करते थे? हाँ, अप-डाउन का रूटीन था और हॉस्टल की सुविधा थी, लेकिन मुझे अप-डाउन का ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने वही चुना। 10वीं भी वहीं से हुई? नहीं, 10वीं मैंने अपने गाँव से ही जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ से पूरी करी। 10वीं तक की पढ़ाई गाँव से हुई। जी सर। 10वीं का स्कोर क्या था? 10वीं मैंने 75% थे मेरे। फिर 12th का? 12th में 83। 12th में आपने स्कोर अच्छा किया है। हाँ, थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, साइंस मैथ्स लेनी है, जी। ये किसकी राय थी? साइंस मैथ्स का मेरा ही विचार था और इंजीनियरिंग करने का मेरा ऐसा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि एक्सपोज़र मिलता है उस चीज़ में। तो उसकी शुरुआत फिर 11th से ही करनी थी, तो मैंने साइंस मैथ्स चुनना ठीक समझा। हुँ, घरवालों की राय थी कि बायो ली जाए, लेकिन मैंने फिर मैथ्स ही चुनी। घर वालों की इच्छा थी डॉक्टर बने। हाँ, कि बायो में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, तो इस कारण से बायो की उनकी राय थी, लेकिन मैंने ठीक समझा इंजीनियरिंग करना, तो वही चुना। अच्छा, ये कब ख़्याल आया कि मुझे आरएएस बनना है? आरएस बनने का ख़्याल जहाँ तक मैं अभी एग्ज़ैक्ट रिकॉल करूँ तो कोरोना के टाइम पे मुझे लगा कि आरएस में जाना ठीक रहेगा। इंजीनियरिंग चूँकि मुझे पसंद थी करनी, वो इसलिए थी कि एक एक्सपोज़र मिले वहाँ पे, थोड़ा अपने दिमाग का विस्तार हो, इस कारण से इंजीनियरिंग थी। और 2020 में जब कोरोना का पीक था, उस टाइम पे कॉलेज बंद हो गई थी, तो घर पे था। तो उसी दौरान जब प्रशासन का काम देखा, किस हिसाब से वो लोगों को सँभाल रहे थे, तो रुचि जगी कि मेरे को भी इसमें जाना चाहिए। तो हुँ, बाद में मैंने इंजीनियरिंग से बाहर हट गया मैं और आरएस के लिए तैयारी करी। आपको केवल ग्रेजुएशन करनी थी इसलिए इंजीनियरिंग करी। जी सर, मुझे वो कॉलेज का एनवायरनमेंट चाहिए था और कहीं न कहीं ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में अपन देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें मिलती है और नए-नए लोग मिलते हैं, अलग तरह के काम मिलते हैं और वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो इस कारण से मैंने इंजीनियरिंग को ही ज़्यादा ठीक समझा। आपको ये नहीं लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? यूपीएससी की तैयारी का मेरा विचार है सर, लेकिन पहले मैंने सोचा कि आरएस में ऑप्ट करते हैं, आरएस में अगर अच्छी पोस्ट मिल गई, तो फिर आगे यूपीएससी के लिए भी ट्राई करूँगा मैं। तैयारी कैसे की? तैयारी मैंने 2021 के बाद में जब कंप्लीट हो गई थी मेरी ग्रेजुएशन, तो मैंने आरएस की तैयारी जब शुरू करी, तो उस टाइम पे जो वैकेंसी 2021 की थी, वो कंटिन्यू थी और उसमें मैं ऑप्ट हुआ नहीं, मतलब मैंने तैयारी शुरू की नहीं थी, तो उस टाइम मैं कर नहीं सकता था, आरएस का पेपर दे नहीं पाया। तो मैंने समझा कि अब आगे की भर्ती में टाइम है, तो मैंने धीरे-धीरे तैयारी शुरू करी, उसी समय एसआई की वैकेंसी आ रही थी। जी। तो मैंने सोचा कि अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का, एक थोड़ा पुश मिलेगा कि हाँ, तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने उसमें आज़माया, मेरा रिटर्न भी हुआ और उसके बाद में फिज़िकल कॉल हुआ मेरा और वहाँ पे फिर आगे हो नहीं पाया। तो उसमें मुझे लगा कि कहीं न कहीं सेल्फ स्टडी करने से थोड़ा बेहतर ये रहेगा कि कोचिंग भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने 2022 के फरवरी-मार्च के आस-पास में कोचिंग के लिए ट्राई किया और मैं जयपुर चला गया। वहीं से स्टार्ट करी आरएस की तैयारी। अच्छा, जयपुर में कोचिंग ली आपने? जी सर। कितने समय के लिए? मैंने फरवरी से स्टार्ट किया था और लगभग अक्टूबर-नवंबर तक मैंने वहाँ पे कोचिंग करी। हुँ, कोचिंग 8 महीने की कोचिंग मेरी रही और उसके बाद में चूँकि उसी दौरान ग्राम सेवक की भी भर्ती आ गई थी, जी, तो उस कारण से मेरी कोचिंग बीच में रह गई और फिर मैंने वापस से सेल्फ स्टडी पर ही फ़ोकस किया। ग्राम सेवक की भर्ती आई, आपने ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। जी सर। वो ग्राम सेवक का रिज़ल्ट दिसंबर के आस-पास में आ गया था, नवंबर-दिसंबर के आस-पास में जी, 2022 में हुँ। और उस समय तक मुझे लगा कि मैं एक अच्छे स्तर की तैयारी कर चुका था। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में मैंने तैयारी जो की थी, उसमें मुझे लगा कि आगे अब मैं सेल्फ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उसी हिसाब से आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। उसके बाद कंटिन्यू सारी सेल्फ हुई। जी सर, उसके बाद में 2-3 महीने मेरे को सेल्फ के लिए मिले और फिर अप्रैल में मेरी जॉइनिंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर जॉब के साथ ही और सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फ़ोकस किया। आपने टेस्ट सीरीज़ ली? टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन की थी कुछ समय के लिए और उसके बाद में जब ऐसा लगा कि अब मुझे और ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं टेस्ट बाहर से लाके घर पे भी ट्राई करता था और कुछ समय के लिए फिर लास्ट में मैंने जयपुर जाके टेस्ट देना और ये प्रक्रिया भी की। टेस्ट सीरीज़ का आपको कितना फ़ायदा मिला? टेस्ट सीरीज़ का इसमें बहुत सही रोल रहता है क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता लगता है कि आपके थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरह की है, आपको क्या सुधार करना चाहिए, आपकी स्पीड क्या है, तो टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसमें। हॉल में बैठ कर के एग्ज़ाम देते हैं। जी। वैसे ही आपने टेस्ट सीरीज़ दी? हाँ, शुरू में तो मैंने ऑनलाइन पे ज़्यादा फ़ोकस किया, ऑनलाइन ही टेस्ट दे पा रहा था मैं और उसके बाद में धीरे-धीरे मैंने जब छुट्टियों के दिन आते हैं या फिर संडे सैटरडे को ही लगभग एग्ज़ाम लगते हैं वहाँ पे, तो संडे के दिन जयपुर जाके एग्ज़ाम देना और बीकानेर में भी मैंने कुछ एग्ज़ाम ट्राई किए, जैसे भाटिया आश्रम के यहाँ पे रहते थे, तो उनके टेस्ट लेके कॉपी निकलवा के फिर घर पे देना, ये कोशिश भी रही और साथ ही साथ वहाँ पर जयपुर जाके भी क्लासरूम में बैठ के टेस्ट देना भी मैंने शुरू किया। शनिवार को आप जयपुर जाते, जी सर। फिर वहाँ टेस्ट देते और फिर वापस बीकानेर आते और अपनी जॉब जॉइनिंग करते। जी सर, मंडे को वापस पहुँचना होता। यही रूटीन रहता? जी सर। ऐसा रूटीन कितने समय चला? ऐसा रूटीन लगभग 3 या 4 महीने चला क्योंकि स्टार्टिंग में जब 2021 की ये जो भर्ती थी, 2021 वाली भर्ती क्योंकि लंबे टाइम तक चली और हुँ, 2023 की जो भर्ती है जिसमें अभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो उस भर्ती में पहले जो मेंस का एग्ज़ाम था वो जनवरी में डिसाइड था, जी, जनवरी लगभग लास्ट में। हुँ। तो उसके बाद में ये हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो जनवरी तक तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट देना ही जारी रखा और जनवरी के बाद चूँकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होके जुलाई में हो गया था, तब मैंने सोच समझा कि अब थोड़ा ऑफलाइन टेस्ट भी ट्राई करने चाहिए। तो उसके बाद मैंने 3 महीने करीब ऑफलाइन टेस्ट भी ट्राई किए। अच्छा, एक बच्चों का सवाल ये रहता है कि पेपर छूट जाता है। जी।
आपने पूरा पेपर किया? हाँ सर, पेपर मेरा पूरा अटेम्प्ट हुआ। एक भी नहीं छोड़ा चारों में से? नहीं, एक भी सवाल नहीं छूटा सर। आपने राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू करी? राइटिंग प्रैक्टिस चूँकि इंजीनियरिंग के दौरान भी इंग्लिश मीडियम में रहता है पूरा वहाँ पे मटेरियल, तो इंग्लिश में जब आप लिखते हैं, करते हैं, तो आपकी राइटिंग थोड़ी स्पीड बन जाती है। और उसके बाद जब आप घर पे लिख रहे हो, अपने खुद के क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख रहे हो, तो आपकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगी। और जितने अधिक टेस्ट लिखोगे या जितने अधिक आप तैयारी करने के दौरान जितना अधिक रिटन पे जाओगे, उतना ही आपकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। रोज़ाना लिखते थे आप? हाँ, रोज़ाना तकरीबन 1 या डेढ़ घंटा इस चीज़ के लिए अलग डिसाइड करके रखा था कि इतने टाइम तो लिखना ही है। तो वो हुँ। मैं लिखता था उस टाइम पे। आपने शेड्यूल कैसे बनाया? चूँकि आप नौकरी कर रहे जी, थे, इधर पढ़ाई भी करनी जी थी, सर। दोनों को मैनेज कैसे किया? जी सर, चूँकि मेरा गाँव जांगलू है जी। और मेरी ड्यूटी जो थी वो गाँव से थोड़ी दूर थी, तो फिर ऐसे अप-डाउन में टाइम ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने फिर नोखा में ही रहना ठीक समझा। कई बार पंचायत में ही रहना पड़ता था और उसी दौरान जब ड्यूटी का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में मैं भी साथ में अपने मटेरियल रखता था कि कहीं भी थोड़ा-सा भी टाइम मिले तो मैं अपना पढूँ और बाकी जो फ़ोकस होके जो स्टडी है, वो रात को लगभग मैं 6 बजे या 5 बजे करीब फ्री हो जाता। तो उसके बाद से रात को 12 बजे तक मेरी तैयारी का शेड्यूल रहता और मैं उसमें 1 घंटा लिखने के लिए निकालता और बाकी टाइम पे चूँकि पढ़ाई पहले ठीक-ठाक स्तर की में हो चुकी थी तैयारी, तो रिवीज़न करना और ये सब चीज़ें चलती रही बराबर और एक अच्छा टाइम मिला, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? जी सर, मैंने सब्जेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर ये 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए और उसके बाद में फोर्थ पेपर अपना लैंग्वेज का पेपर रहता है। जी। तो लैंग्वेज के पेपर की तैयारी मैंने ज़्यादा फ़ोकस रखा क्योंकि वो अच्छा स्कोरिंग चीज़ है और उसमें आप एकदम श्योर हो सकते हो कि ये चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक्स थी जैसे अपने राघव प्रकाश की बुक है हिंदी की हुँ। और इंग्लिश में बीके रस्तोगी की बुक मैंने ट्राई करी और उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको मैंने तैयार किया और साथ ही साथ रिटन के लिए मैं कुछ अन्य जो किताबें थी जैसे हिंदी की कोई बुक हो गई, जैसे अपने निर्मल वर्मा जी की किताबें थी, उसके बाद में प्रेमचंद जी की किताबें, तो ऐसे पढ़ के मेरा हिंदी की थोड़ी वोकेब स्ट्रॉन्ग हुई और इंग्लिश चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ी ठीक थी, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। और बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर है, उनमें जो कोचिंग के नोट्स थे, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स चूँकि मेरे बेस थे और उसके अलावा फिर मैंने कलाम के नोट्स ट्राई किए। कलाम के नोट्स की अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो कुछ सब्जेक्ट कलाम के अच्छे थे और कुछ स्प्रिंग बोर्ड के अच्छे थे। तो दोनों को मिला के अपना खुद का मटेरियल मैंने तैयार किया और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो बुक आती है अपने, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो आपको ट्राई करनी चाहिए, अगर कोई भी एस्पिरेंट है तो उसको ट्राई करना चाहिए। हुँ। और उसके अलावा जैसे अपने इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे रो उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान सरकार जो जारी करती है। क्योंकि उसमें आपको एक आइडिया लगता है, आपको एक पैटर्न मिलता है और साथ ही साथ जो इंडिया का पोर्शन है, वो भी आपको इसमें से ही बजट वगैरह सब पढ़ने होते हैं। और हिस्ट्री जैसी चीज़ें हैं, तो वो मैंने पैनोरमा जो बुक है, उसमें से पढ़ी। तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पैनोरमा जो बुक है, उसमें से पढ़ी। राजस्थान और इंडिया की बुक आती है, अलग से ल्यूसेंट की बुक आती है, उसमें आपको आइडिया मिल जाता है और बाकी कोचिंग के नोट्स का भी काफ़ी इसमें रोल रहा। करंट कैसे पढ़ा? करंट अफेयर के लिए मैंने जो सेरेमिक अकेडमी की नोटबुक आती है, वो पढ़ी और साथ ही साथ मैंने जनवरी के बाद जब पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, तो मुझे टाइम मिला। उस टाइम पे मैंने विज़न आईएएस करके एक कोचिंग है, उस कोचिंग के जो डेली मंथली मैगज़ीन आती है, डेली मैगज़ीन भी आती है, वीकली भी आती है, तो वो मैं शाम को टाइम थोड़ा निकाल के उसको देखता था। आपने कोई यूट्यूब चैनल की मदद ली? यूट्यूब चैनल में मैंने एक अपने क्वालिटी एजुकेशन करके है, वहाँ पे मैं देखता था उसके वीडियोज़, उनके वीडियोज़ आते थे, वो देखता था। दृष्टि आईएएस के भी थोड़े वीडियोज़ थे हुँ। और इंटरव्यू के लिए दृष्टि आईएएस और ये जो कोचिंग है, इनके वीडियोज़ को ज़्यादा मैंने ध्यान में रखा। मॉक इंटरव्यू दिए? जी सर, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे। कितने? तकरीबन 7-8 तो मैंने दे ही लिए थे। उसमें हुँ। अलग-अलग कोचिंग रही, दृष्टि कोचिंग, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग भी थी, उत्कर्ष क्लासेस में भी दिए और स्प्रिंग बोर्ड में सबसे ज़्यादा दिए क्योंकि वो शुरू से ही उसी कोचिंग में रहे थे। जी। तो इस कारण से लगभग 7 या 8 मॉक मैंने दे लिए थे। आपने इंटरव्यू जीवन का पहला दिया या इससे पहले भी कोई इंटरव्यू दिया नहीं था? सर, ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था। तो आपने जो मॉक दिए, जी। उसका फ़ायदा कितना मिला? मॉक का मुझे फ़ायदा हुआ कि एक आंसर का जो आपका बोलने का तरीका है या फिर जो पैटर्न है, वो वहाँ पे सुधरा। क्योंकि आपको चीज़ें अगर आती भी है तो आप प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हो या फिर आप उस इंटरव्यू के माहौल में, उस प्रेशर में आप भूल जाते हो कि आपको क्या बताना है। तो वो मुझे मॉक देके ही फ़ायदा मिला और ये मैं सीखा कि क्या चीज़ें बतानी है और क्या चीज़ें नहीं बतानी। क्योंकि इंटरव्यू का टाइमिंग तो निश्चित रहेगा और उतने समय में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आप प्रेज़ेंट करना चाहोगे। तो वो चीज़ें मैंने मॉक में सीखी और काफ़ी इसका फ़ायदा रहा। अच्छा, आपने पहला मॉक दिया, फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया, जी। इम्प्रूवमेंट चलता रहा? लेने वाले ने कहा कि नहीं अब आप ठीक कर रहे हो? हाँ जी सर, इम्प्रूवमेंट रहा। शुरू में थोड़ा जो बोलने की गति है मेरी, उस पर मुझे टोका गया, बहुत बार टोका गया, आप कि थोड़ा स्पीड तेज़ ज़्यादा बोलते है। हो। हाँ, हुँ। तो फिर मैंने उस पे थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करी, चूँकि ये शुरू से ये चीज़ आदत में रही थी, तो कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। तो इंटरव्यू बोर्ड जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मिरर प्रैक्टिस करो या फिर आप अपने साथियों से बात करो उस टाइम पे, अपनी जो बोलने की गति है, उस पे थोड़ा नियंत्रण रखो या ध्यान रखो। तो वो चीज़ धीरे-धीरे सबकॉन्शियसली फ़ीड होती गई और इंटरव्यू में इसका बहुत फ़ायदा रहा। मिरर प्रैक्टिस करी आपने? जी सर, मैंने मिरर प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया। कितनी? लगभग 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं कोशिश करता था कर पाऊँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इतना ही कर पाता था कि 15 मिनट मिरर प्रैक्टिस कर ली और फिर कुछ टाइम दोस्तों से थोड़ी बातें कर ली या कोई डिस्कशन कर लिया उसी हिसाब से। अच्छा, प्रीलिम्स देकर के आप बाहर निकले, जी, पेपर आपने मिलाया नहीं जी, आंसर की से। जी सर। उससे पहले आपको था कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा? हाँ, प्रीलिम्स का था कि मैं आराम से क्लियर कर लूँगा और प्रीलिम्स में मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा था, तो उसमें कोई डाउट नहीं था। हुँ। और मेंस के बाद? और मेंस के बाद मुझे ऐसा लगा कि जितना मुझे आता था या जो मैं अटेम्प्ट कर सकता था, वो मैंने तकरीबन पूरा ही किया और मेरे सवाल छूटे नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कि मेरा आराम से इंटरव्यू कॉल हो जाएगा और थोड़ा इसमें ये भी था कि जो चीज़ें मैं पढ़ के गया था,
संयोगवश वही वहाँ पे आ गई थी और हिंदी और इंग्लिश चूँकि मैं स्ट्रॉन्ग ठीक थी, मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसका फ़ायदा रहा और मुझे लग रहा था कि काम बन गया है। 10वीं तक तो आपका मीडियम हिंदी था? जी सर, 10वीं तक हिंदी मीडियम था। 11th के बाद में आपका इंग्लिश नहीं, आया। 11th और 12th में मेरा हिंदी मीडियम रहा। अच्छा, जी सर। तो फिर इंग्लिश आपने तैयार कब की? इंजीनियरिंग के दौरान? इंजीनियरिंग के दौरान चूँकि वहाँ पे सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में रहता है, हुँ, सारी किताबें जो भी इंग्लिश में आपको प्रोफ़ेसर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो पूरा इंग्लिश में ही था। तो इस कारण से धीरे-धीरे इंग्लिश पढ़ते गए, इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ी और उसके दौरान इंग्लिश धीरे-धीरे सुधर गई क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि आरएस के लिए स्टार्टिंग में इतना प्रिपेयर नहीं थे। उस टाइम पे यही था कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसी चीज़ का हमें थोड़ा दिमाग में था कि इसका आनंद लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये था कि इंग्लिश जैसी चीज़ें जो है वो आगे काम आएगी। तो थोड़ा वो तैयार करते रहे, उसको बराबर पढ़ते रहे और कोचिंग जो अपने इंजीनियरिंग की जो किताबें थी, उन हुँ। किताबों की वजह से भी इंग्लिश थोड़ी सुधरती गई। आपका बोर्ड किसका था? बोर्ड संगीता में, संगीतार्य हुँ, में। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने स्टार्टिंग में तो जैसे मैं गया तो 2 मेंबर जो थे वो लेडीज़ थे और 2 ही जेंट्स थे। तो जो अदर पैनलिस्ट थे जो लेडीज़ थे वो कॉपी प्रोफ़ेसर थे वो। तो उन्होंने स्टार्टिंग इसी चीज़ से करी कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के ग्राम सेवक में क्यों गए? तो ये चीज़ में पहले से ही थोड़ा ऐसा था कि ये सवाल तो उठेगा। तो इस चीज़ के बारे में जब बात होनी शुरू हुई तो धीरे-धीरे वो चीज़ ग्राम सेवक की तरफ ही ज़्यादा चली गई कि आपकी वीडियो में क्या रोल रहता है, ग्राम सेवक की क्या ड्यूटीज़ है, किस तरह से काम होते हैं। तो शुरू के 5 या 6 मिनट इस चीज़ में निकले। ये बोर्ड अध्यक्ष ने शुरू की बात या प्रोफ़ेसर ने? हाँ, जो प्रोफ़ेसर थे मैम उन्होंने शुरू करी ये अच्छा। चीज़। और हुँ, उसके बाद में जो बोर्ड अध्यक्ष थे, जो संगीता मैम थे, जी। उन्होंने बातें शुरू करी और उन्होंने बेसिक ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई चीज़ें पूछनी शुरू कर दी। जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, थोड़ा कम था कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है या फिर आपके गोल क्या है, इस टाइप की कुछ बातें हुई। तो उन बातों को लेकर मैं थोड़ा कम प्रिपेयर था लेकिन हाँ, वो वहाँ पे ठीक हैंडल हुआ, वो काफ़ी क्वेश्चन पूछने के मामले में भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो वो चीज़ ठीक गई। और उसके बाद में जो थर्ड मेंबर थे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लगे मुझे, उन्होंने फिर इंजीनियरिंग के जुड़ी हुई चीज़ें पूछी और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी। और फिर बाद में लास्ट में जाते-जाते जो फोर्थ मेंबर थे, उन्होंने अपने आईआर वगैरह से जुड़ी हुई बातें, उस टाइम पे ट्रम्प टैरिफ का मुद्दा ज़्यादा चल रहा था, तो उस चीज़ में काफ़ी डिस्कशन हुआ। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें हुई, तो यूँ काफ़ी वैरायटी क्वेश्चनों में थी और काफ़ी लंबा टाइम भी लिया उन्होंने और इसे करते-करते काफ़ी अच्छे खासे सेक्टर को उन्होंने कवर किया। सिचुएशनल सवाल पूछे? सिचुएशनल सवाल बिल्कुल पूछे सर, जैसे गाँव में महिलाओं की स्थिति से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी, दहेज प्रथा के बारे में पूछा और बाल विवाह अगर आपके सामने कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी उन्होंने बातें पूछी और महिलाओं के एम्पावरमेंट से जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने काफ़ी टाइम तक पूछी। आपने सॉरी कितनी बार बोला? सॉरी मैं बोलना पड़ा सर, जो मेरी हॉबी थी वो इससे माइथोलॉजी से जुड़ी हुई थी कि जी। माइथोलॉजिकल प्लेस विज़िट करना या हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें विज़िट करना। तो उनमें उन्होंने युधिष्ठिर और महाभारत से जुड़ी हुई बातें पूछने लग गए। तो वहाँ पे थोड़ा मैं बता नहीं पाया उनको तरीके से। तो वहाँ पे मैंने सॉरी बोला और सर ने भी इस चीज़ को समझा, जहाँ तक मुझे लग रहा है समझा होगा और फिर मुझे लगता है 5 या 6 बार मैंने सॉरी बोला होगा। कितनी देर चला इंटरव्यू? इंटरव्यू लगभग 32-33 मिनट के आस-पास चला। आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, जी। उस एरिया के बारे में पूछा उन्होंने कुछ? उस एरिया के बारे में चूँकि इस बार जहाँ तक हमने समझा था कि पैनलिस्ट के पास हमारी कोई डिटेल नहीं होती है, तो इस कारण से बीकानेर से जुड़ी हुई बातें या फिर जो कुछ पर्सनल बातें हैं, वो इस बार नहीं पूछी गई। वो डायरेक्ट जो उनके पास डिटेल जा रही है, जैसे कि हाँ, जॉब बैकग्राउंड क्या है या फिर आपने क्या पढ़ाई की है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, तो उनसे रिलेटेड बातें ही ज़्यादा हुई। नहीं, वो पूछ भी तो सकते हैं ना आप कहाँ से हो? हालाँकि पूछ सकते हो, लेकिन मेरे केस में उन्होंने नहीं पूछा, तो अच्छा, आपको पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से उन हो? जी सर। हुँ। वो उन्होंने डायरेक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ग्राम सेवक की जो कार्यशैली और इनमें क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, ये आईआर है या ट्रम्प टैरिफ वाली जो बात है, ये आप तैयार करके गए थे? जी सर, इनको मैंने प्रॉपर तरीके से तैयार किया था क्योंकि ये बातें उस टाइम पे चर्चा में थी